Hello students, now we are going to discuss chapter motion in a plane. Motion in a plane of class 11. Motion in a plane. ठीक है, तो हमने जब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कार्टेशियन प्लेन के किसी भी एक एक्सिस के अगर कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, किसी भी एक एक्सिस के, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, केवल अगर एक्स एक्सिस के चेंज हो रहे हैं या केवल वाई एक्सिस के या केवल जेड एक्सिस के, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओनली एनी वन ऑफ द एक्सिस चेंजेस, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन, सॉरी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी एक एक्सिस के अगर चेंज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर किसी दो एक्सिस के चेंज हो रहे हैं, सपोज एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, या फिर एक्स और जेड के चेंज हो रहे हैं, या फिर वाई और जेड के चेंज हो रहे हैं, अगर एक्स और वाई के केवल चेंज हो रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वाई और जेड के चेंज हो रहे हैं तो वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है आपका ऑब्जेक्ट, और अगर एक्स और जेड के चेंज हो रहे हैं तो आपका एक्स जेड प्लेन में मूव कर रहा है। ठीक है, सपोज ये बोर्ड है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब मेरा हाथ ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो कौन से प्लेन में मूव कर रहा है? आपका एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। और ये सपोज जेड एक्सिस है, अब अगर ये मेरा हाथ केवल ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो वाई और जेड प्लेन में मूव कर रहा है। तो जब कार्टेशियन प्लेन में किसी भी दो एक्सिस के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी वेक्टर्स के बारे में। तो पहले हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस वेक्टर्स। क्या? पहले हम वेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था एक टर्म वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी वेक्टर क्वांटिटी की? कि वेक्टर क्वांटिटी हैव बोथ क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये हमने पढ़ा था। तो वेक्टर क्वांटिटीज में आपके दोनों ही होते हैं। क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, लेकिन साथ साथ क्या? एंड मस्ट ओबे लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, तो क्या वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और वो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम को भी ओबे करती हैं। ठीक है, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे कि सपोज डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, जैसे कि आप सपोज यहां से यहां गए, पहले ए से आप बी गए, फिर बी से आप सी गए। ठीक, तो अगर आपसे बोला जाए आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में ये हुआ है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है, ये जो है, ये आपका क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। क्या हो गया? हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, क्या हो गया? रिजल्टेंट हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप जब आप अपनी उंगली यहां से देखो, इनिशियली यहां से यहां लेके गए, फिर यहां से यहां लेके गए, तो आप एक्चुअली में कहां लेके गए? ऐसे लेके गए। ठीक, ये तो क्या हो गया? रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन हो गया दो वेक्टर का। इसी में अगर ये ऐसे होता, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, एक ऐसे गया और ऐसे गया, तो वो एक्चुअली में कहां पहुंचा होगा? इसमें हमने बोला वो ऐसे गया और वो ऐसे गया, तो वो कहां पहुंचा होगा? तो यहाँ पे तो हमने एग्जैक्ट उसका पाथ दिखाया नहीं है। देखो इसमें हमने पाथ दिखाया था, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया। इस वाले सिचुएशन में उसका पाथ नहीं दिखाया, बस ऐसे और ऐसे बता दिया है। तो इसमें हम क्या बनाएंगे? इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम टाइप का बन गया, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी है
ठीक है, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे फोर्स है, तो फोर्स को हम किससे लिखते हैं? F से। तो हम F के ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देंगे ऐसे। ये आपका क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिस क्वांटिटी के ऊपर ऐसे एरो लगा हुआ होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिसमें डायरेक्शन होता है बट ये लॉस इनको ओबे नहीं करती हैं। उसमें क्या क्या आता है? एक तो हमारा क्या होता है? करंट, और एक होता है हमारा चार्ज। ठीक है, करंट है, चार्ज है, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कंसिस्ट है, मतलब they contain both, they have magnitude as well as direction but do not obey law of addition of triangle and law of addition of parallelogram। इसीलिए ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज में काउंट नहीं होती हैं डायरेक्शन होते हुए भी। ठीक, अच्छा अब जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज जैसे कि आपके मान लो दो फोर्स लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन। क्या दो फोर्स लग रहे हैं? ऐसे लग रहे हैं। ये क्या है? इस डायरेक्शन में आपके दो फोर्स लग रहे हैं, एक हमारा 10 न्यूटन लग रहा है, एक हमारा 5 न्यूटन लग रहा है। तो 10 न्यूटन को हम कैसे दिखाएंगे? सपोज ये, तो 5 न्यूटन को कैसे दिखाएंगे हम? ठीक है, ये हमने दो फोर्स दिखा दिए, एक 10 न्यूटन और एक 5 न्यूटन। तो जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो किससे करते हैं? रे से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रे से। अब देखिए, ये जैसे एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, ये एक रे हो गई। ठीक है, ये एरो वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। ठीक है, तो हेड क्या बताता है आपका? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्वांटिटी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि किस डायरेक्शन में आपकी क्वांटिटी अप्लाइड है। डिस्प्लेसमेंट को लो, उधर को है, फोर्स उधर को है, तो जो भी चीज है उसकी डायरेक्शन बताता है हेड, और टेल क्या बताता है? स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। ठीक, और ये जो लेंथ है, ये मिडिल पार्ट, ये लेंथ जितनी ज्यादा होगी मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। ये जो लेंथ है ये हमारी क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। जैसे कि देखो 10 न्यूटन में इतनी लंबा रे बनी, इतनी लंबी रे बनी, तो 5 न्यूटन में रे आपकी क्या हो गई? छोटी हो गई। 1 न्यूटन में क्या हो जाएगी? और छोटी हो जाएगी, है ना। तो रे किसी भी वेक्टर को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? एक वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? टेल, और जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है उधर एरो बना हुआ था, उसे हम क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ठीक है, अब हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? अब यही चीज हम फिर से देखते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? सपोज एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर हमारा क्या है? ये। ठीक, एक वेक्टर ये, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ये। ठीक है, तो ये दो वेक्टर कैसे ज्वाइन है? इसका हेड और इसका टेल, हेड टेल कॉम्बिनेशन है। देखो हेड और टेल, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा? एक के टेल से दूसरे के हेड पे जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। देखो इसका हेड इसके टेल से ज्वाइन कनेक्ट हो रहा है, इसका हेड इसके टेल से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि हेड और टेल कनेक्ट हो रहे हैं, तो जिसका हेड है उसकी टेल पकड़ो और ये जिसकी टेल है उसका हेड, उन दोनों को ज्वाइन करो, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ट्रायंगल पैरेललोग्राम दूसरी कंडीशन देख लो, ये एक वेक्टर है और ये सपोज दूसरा वेक्टर है। अब यहाँ पे क्या है? इसकी टेल और इसकी टेल दोनों कंबाइन हो रहे हैं, है ना। तो इस कंडीशन में आप कैसे बनाएंगे? ऐसे इसको ड्रॉ करके एक पैरेललोग्राम जैसा शेप बना लेंगे। ये देखो पैरेललोग्राम बन गया। अब इसका डायगोनल टेल से आपका जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट। देख लो चाहे यहाँ से, देखो दोनों ही केस में रिजल्टेंट सेम आएगा। देखो इसको अगर हम शिफ्ट करके यहाँ ले जाए तो ये ऐसे बनता, देखो ये वाला वेक्टर अगर यहाँ होता तो ये ऐसे बनता, देखो हेड टेल, देखो वही रिजल्टेंट आया। ठीक है, तो इसीलिए ये आपका क्या? ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा ये हमारी सिचुएशन होती है। ओके, ऐसे ही अगर हेड हेड हो तो भी वही पैरेललोग्राम वाला ही बनेगा आपका। सपोज आपका एक वेक्टर ये आ रहा है और दूसरा वेक्टर
ये आया, ठीक है, एक वेक्टर ये आया था और दूसरा वेक्टर ये आया था, ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फिर से आप क्या बना लोगे, ऐसे पैरेललोग्राम बना लोगे और डायगोनल ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर जो है एक रे से रिप्रेजेंट होता है, जिधर एरो होता है वो वाला पार्ट हेड होता है और जिधर से ओरिजिनेट होता है उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो अब डिपेंड करता है कितने टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो जैसे सबसे पहले एक हमारा होता है जीरो वेक्टर, क्या होता है आपका, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, जीरो है। जब हम किसी भी सिंबल को ऐसे ए को हमने ऐसे ऐसे बंद कर दिया, जैसे कि ऐसे समझ लो, जैसे किसी का एक्सेलरेशन है -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जब हम ऐसे दो लाइनों के बीच में किसी क्वांटिटी को बंद कर देते हैं तो हम केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं, केवल उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं। इसका मतलब हम उसके बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे है एक फोर्स 10 न्यूटन का ऐसे लग रहा है और एक फोर्स 10 न्यूटन का ऐसे लग रहा है, तो F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों लग रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया आपका, जीरो वेक्टर हो गया, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वो हमारे क्या हो गए, जीरो वेक्टर हो गया। फिर इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर, एक टर्म होता है हमारा यूनिट वेक्टर। जब हम बात करते हैं किसकी, यूनिट वेक्टर की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, वो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। अच्छा देखो, जैसे कि मान लो आपका कोई वेक्टर है ए, ये एक वेक्टर है ए और ए का हमारा मैग्नीट्यूड क्या आया, 1 आया, तो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर ऐसे कैप लगा। तो अगर आपका किसी वेक्टर के ऊपर ऐसे कैप बनी हुई है, इसका मतलब क्या है कि ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। दिस मीन्स इट इज अ यूनिट वेक्टर। अगर किसी वेक्टर के ऊपर कैप लगी हुई है तो इसका मतलब वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। इस सिंबल का मतलब ही क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1। जैसे हमने लिखा n कैप, सॉरी, इज इक्वल टू 1, n कैप ऐसे बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n क्या है, 1, ठीक है। तो अब जब इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका क्या यूज होता है, बेसिकली यूनिट वेक्टर किस यूज में आता है, टू टेल डायरेक्शन, ठीक है। ये हमें डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के उसमें आता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, ठीक है। यूनिट वेक्टर जनरली हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बताता है। कैसे बताता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर बताता है, किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन हमें बताता है। यूनिट वेक्टर हम केवल डायरेक्शन पर्पस से यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपके आता है इसके बाद हमारा आता है इक्वल वेक्टर्स। क्या आता है, इक्वल वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है और सेम मैग्नीट्यूड है तो उनका वो क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, क्या, इक्वल वेक्टर्स। तो क्या, टू वेक्टर्स हैविंग, जैसे कि F1 आपका क्या है, 10 न्यूटन और F2 भी कितना है, 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे इक्वल वेक्टर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि ये और ये, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो क्या हो गया आपके इक्वल वेक्टर्स। ऐसे ही आपके क्या आते हैं,
इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। अब अगर F1 आपका मान लो 10 न्यूटन है और F2 आपका क्या है -10 न्यूटन, तो क्या होगा ये इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे क्या है कुछ वेक्टर्स के बारे में बात हुई है। इसी तरीके से अगर हम देखें कोलिनियर वेक्टर्स जो एक ही लाइन के अलोंग चल रहे हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर अगर एक वेक्टर ऐसे और दूसरा वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वो क्या हो गए परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऐसे ही क्या हो गया आपके कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, जो एक ही लाइन के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। ठीक है, ऑपोजिट वेक्टर्स, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे क्या वेक्टर्स मेन जो है एक जीरो वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर, एक इक्वल वेक्टर, एक ऑपोजिट वेक्टर, एक कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, ये हमारे कुछ वेक्टर्स हो गए। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या देखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत ही ध्यान से देखना बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ वी विल सी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर ले लेते हैं, एक वेक्टर ले लेते हैं वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड a है और एक ले लेते हैं वेक्टर b जिसका मैग्नीट्यूड b है। ठीक है, दो वेक्टर्स ले लिए, एक है वेक्टर a जिसका मैग्नीट्यूड a है, दूसरा है वेक्टर b जिसका मैग्नीट्यूड b है। दोनों एक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा फ्रॉम ईच अदर। सपोज ये हमारा क्या है वेक्टर a, ठीक, और ये हमारा क्या है वेक्टर b। ठीक है, ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b। ठीक, अब हमें वेक्टर एडिशन करना है, हमें क्या निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकालना है। क्या निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b एडिशन। तो देखो डायरेक्ट ऐड नहीं होते हैं वेक्टर। अब एडिशन का मतलब ये जो वेक्टर a प्लस वेक्टर b एक्चुअली में क्या है रिजल्टेंट है। क्या है रिजल्टेंट। ठीक है, तो एक वेक्टर एक फोर्स सपोज ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर लगेगा। तो देखिए टेल टेल मिल रही है, तो हम क्या बना लेंगे इसका पैरेललोग्राम बना लेंगे। चलो पैरेललोग्राम बना लिया हमने, ये हमारा क्या बन गया पैरेललोग्राम। ठीक, अब यहां से हमने क्या दिया, ये हमारा क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये हमारा क्या हो गया रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ये हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ठीक, अच्छा ये दोनों वेक्टर लग कितने एंगल पे रहे थे थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे थीटा एंगल पे। ये ऐसे जा रहा है और ये थीटा एंगल पे। ठीक है, तो अब टेल टेल था तो हमने क्या बना लिया पैरेललोग्राम बना लिया और ये डायगोनल इसका क्या हो गया। ठीक, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है वेक्टर a प्लस वेक्टर b का। तो कैसे निकालें, सबसे पहले इस वेक्टर a की लाइन को आगे एक्सटेंड करिए। ठीक, एक्सटेंड कर दी, फिर यहां से आप ऐसे परपेंडिकुलर मान दीजिए। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना है थीटा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। ओके, तो यहां पे लिख लो पहले, ये हो गया a b c d e। ठीक है, तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल b इज इक्वल टू थीटा। कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमने एक चीज लिखी। दूसरा AE और DB बराबर है, AE इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू B। AE और DB किसके बराबर है B के बराबर है। ओके, अच्छा अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो ACD। क्या इन ट्राइंगल ACD। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सिंपल, क्या लगा दिया आपने AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस
CD स्क्वायर। सिंपल से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ठीक है, अब यहां पे हमें बस वैल्यू पता होनी चाहिए किसकी, AC की और CD की, वो हम निकाल देंगे। अब यहां पे देखो AC इज इक्वल टू क्या है, AB प्लस BC। देखो AC क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, तो AB प्लस BC। ठीक है, और CD अभी हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा अब AB हमें पता है, अब इधर आओ, देखो AB हमें पता है, AB किसके बराबर है, A के बराबर है, AB इज इक्वल टू A। अब हमें BC निकालना है और CD निकालना है। ठीक, तो अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, देखो इन ट्रायंगल BCD, क्या इन ट्रायंगल BCD, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, बेस है, क्योंकि थीटा ये गिर रहा है, और ये वाला पार्ट क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमें पता है कितना है b। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है, तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, BC अपॉन में BD, BC अपॉन में BD। तो cos थीटा इज सॉरी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू BD cos थीटा, इसका मतलब BC इज इक्वल टू B cos थीटा। तो BC आपका क्या हो जाएगा, B cos थीटा। कैसे, फिर से देख लो, cos थीटा करली ब्राउन हेयर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो BC अपॉन में BD। ठीक है, तो cos थीटा BC अपॉन में BD, तो BC इज इक्वल टू BD मल्टीप्लाई हो गया, BD इंटू cos थीटा, BD की जगह B रख दिया, तो BC इज इक्वल टू B cos थीटा। ऐसे ही sin थीटा, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर क्या है, DC अपॉन में BD, DC अपॉन में BD, तो DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD sin थीटा, इसका मतलब DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B sin थीटा। ये क्या हो गया आपका, B sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप वैल्यूज निकाल रहे हो, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB की जगह तो A पुट कर देंगे, A प्लस BC की जगह क्या आ जाएगा, B cos थीटा, B cos थीटा। ठीक, और आपका CD की जगह क्या आ जाएगा, या फिर DC, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B sin थीटा। ठीक है, अब हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज कर लेंगे, और इसमें कुछ नहीं है। एक बार हम लोग फिर से इतना पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या था, वेक्टर A था, ये हमारा क्या था, वेक्टर B था, दोनों थीटा एंगल पे लग रहे थे। ठीक, हमें इसका रिजल्टेंट निकालना, तो हमें क्या होना है, पैरेललोग्राम बना लिया पहले ऐसे करके, फिर यहाँ से हमने ये एक डायगोनल मार दिया, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक, उसके आगे इस वाली लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर मार दिया, इनको नेमिंग कर दी A B C D E। अब ये पूरा एंगल थीटा, तो ये एंगल भी हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। अब हमने पहले ये ट्रायंगल लिया ADC। ठीक है, तो इसमें AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब AC आपका क्या है, AB प्लस BC। ठीक है, AC आपका क्या है, AB प्लस BC, और AB हमारा A के बराबर है। ठीक, अब ये अगर B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये, अब मैग्नीट्यूड ऑफ B तो हमने B ही ले रखा है ना, और A का मैग्नीट्यूड A, तो ये इसकी वैल्यू B है, तो ये भी B। अभी हमें भी पता चल गया। ठीक है, तो हमने cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, तो बेस मतलब BC इज इक्वल टू B cos थीटा। ऐसे हमने sin थीटा निकाल लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा। तो अब वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, वो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। AC आपका क्या हो जाएगा, AB प्लस BC, तो AB की जगह क्या आ गया, A प्लस B cos थीटा, तो A प्लस B cos थीटा, और CD आपका क्या हो गया, B sin थीटा। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC की जगह A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो इसका मतलब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2ab कॉस थीटा प्लस इसका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये तो वही बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इसको देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इसका मतलब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें बी स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, इसका मतलब ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसका मतलब ad स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसका मतलब ad इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये किसके बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ab, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा क्या आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर से एक बार देख लो, दो वेक्टर्स थे हमारे थीटा एंगल पे लग रहे थे, उसका रिजल्टेंट वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट इज वेक्टर सम ऑफ a प्लस b। तो दो वेक्टर्स का वेक्टर सम क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कैसे आया, पहले हमने वही पैरेललोग्राम बना लिया, ये डायगोनल बन गया हमारा वेक्टर a प्लस b हो गया। ठीक, यहां से हमने परपेंडिकुलर मान दिया ये, तो ad स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर प्लस dc स्क्वायर। ठीक है, अब ac क्या है ab प्लस bc, तो BC की वैल्यू हमने वही cos थीटा वाले कॉन्सेप्ट से निकाल ली, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, और हाइपोटेन्यूज कितना है b। ऐसे ही हमने CD निकाल लिया sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा, और BD क्योंकि हाइपोटेन्यूज b है तो BC इज इक्वल टू b sin थीटा। अब ये वैल्यू यहां से हमें क्या मिल गया AC मिल गया हमें a प्लस b cos थीटा और CD मिल गया b sin थीटा। ये दोनों वैल्यूज हमने AC की जगह ये रख दिया और CD की जगह ये रख दिया, तो a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लिया नॉर्मली, a का a स्क्वायर, इसका b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर 2 into a into b cos थीटा, तो क्या हो गया 2ab cos थीटा, फिर b sin थीटा का होल स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, फिर ad स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका a स्क्वायर, इसको और इसको एक साथ देख लिया तो b स्क्वायर कॉमन आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये तो 1 ही हो गया 2ab cos थीटा, तो इसका मतलब ad इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, दैट इज ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये हमारा क्या हो गया दो वेक्टर का रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट हम हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो वेक्टर आया है रिजल्टेंट वेक्टर, इसकी कोई डायरेक्शन भी तो होगी, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, अब वो भी निकाल लेते हैं। अब वो डायरेक्शन सपोज ये फाई एंगल है, हाँ भाई। ठीक है, तो tan फाई क्या, अब आप देखो इन ट्रायंगल ADC tan फाई क्या हो गया आपका tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan फाई क्या हो जाएगा आपका DC अपॉन में AC। ठीक है, इसका मतलब tan फाई क्या हो जाएगा DC की जगह क्या आ जाएगा B sin थीटा, और अपॉन में AC की जगह क्या आ जाएगा A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब tan फाई
इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हमारा क्या आ गया, tan फाई आ गया। तो यहाँ से हमारी फाई की वैल्यू निकल आएगी, तो ये हमारी क्या होगी, डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, ये जो फाई है ये a से निकला है, ठीक है, इस वाले पार्ट से निकला है फाई, इससे नहीं निकला है। तो b हमेशा वो वेक्टर होगा जिससे आप फाई नहीं निकाल रहे हैं, जिससे फाई निकाल रहे हैं वो वाला वेक्टर हमेशा क्या होगा, a। ठीक है। सपोज ये वेक्टर 2 है और ये वेक्टर 3 है। हाँ, आपने ये मान लो बनाया। अब अगर आप ये फाई मान लो तो इसका मतलब फाई आप इस पे गिरा रहे हो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, a, और ये वाला क्या हो जाएगा, b। ठीक है। फिर से ये दोनों वेक्टर ले रहे हैं, ये 2 है ये 3 है। अगर आप फाई इससे निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, a, और ये वाला क्या हो जाएगा, b। ठीक है। हमेशा याद रखना फाई एंगल जो है ये लिया ना हमने, इसीलिए अगर हम फाई इधर लेके चल रहे हैं तो ये a ये b, फाई अगर इस पे लेके चल रहे हो तो ये a और ये b। ओके। यहाँ पे मैंने फाई हमेशा a वाले पे लेके चलेंगे। ठीक है। अगर हम फाई उस पे गिराते ये, तो ये a की तरह बिहेव करता और ये वाला b की तरह। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, tan फाई हो गया। ठीक है। तो फाई आपका निकल आया, मतलब बेसिकली क्या निकल आया, आपकी डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर निकल आई। अच्छा, अब इसमें 2-3 सिचुएशंस हैं वो हम देख लेते हैं। क्या, अगर मान लो ये दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता वेक्टर a और ये होता वेक्टर b, तो 90 डिग्री हो जाता, मतलब थीटा कितना हो जाता, 90 डिग्री। तो वेक्टर a प्लस b उस टाइम क्या आता, वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या आता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल। अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट आएगा। और इसमें एंगल निकालने को आ जाए, ठीक है, तो tan फाई क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। अब sin थीटा मतलब क्या, sin 90, ठीक, और cos थीटा मतलब क्या, cos 90, क्योंकि थीटा तो 90 है। ठीक है। अब हमारी sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 0। तो tan फाई क्या हो जाएगा, b बाई a। ठीक है, tan फाई b बाई a। अब ये कई बार ना इसमें क्वेश्चन आता है कि साइकिल ऐसे जा रही है और रेन ऐसे हो रही है, रेन ऐसे हो रही है। ठीक है। तो हाँ, क्या एंगल पड़ेगा आपका रिजल्टेंट, ठीक है, रेन हमें। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल से निकालना है, मान लो ये, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया, तो tan फाई क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या होता है, b बाई a। ठीक है। तो इसका मतलब फाई ये लेके चल रहे हो, फाई किस पे गिर रहा है, इस पे गिर रहा है, तो ये b हो गया, ये a हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप आंसर लिखोगे तो जो भी मान लो एंगल मान लो यह है 30 डिग्री, है ना, तो क्या लिखोगे, 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, क्योंकि कई बार हो सकता है ऐसे भी लिखा हो, आंसर आएगा अगर ये 30 आएगा तो ये 60 आएगा, तो 60 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ये जो भी आपका एंगल आएगा वो हॉरिजॉन्टल से होगा, और अगर आपको वर्टिकल से निकालना है उसका तो 90 में से माइनस कर दो तो ये वर्टिकल। जैसे ये अगर 20 आया तो ये कितना होगा, 70, ये अगर 10 आया तो ये कितना होगा, 80। ठीक है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो a हमेशा वही वाला लोगे जिससे आपको फाई निकालना है। ठीक है। ये फाई हम ये निकाल रहे हैं तो ये a हो गया और ये b हो गया। अगर फाई ये है तो ये a हो गया, ये b हो गया। हमेशा याद रखना। जैसे ये है ना आपका रिजल्ट, जैसे यहाँ पे देख लो आपका ये आया, अभी आपका फाई हो गया। ठीक है। तो इसका मतलब फाई इस पे गिरा रहे हो तो ये a हो गया, ये फाई किससे निकला, हॉरिजॉन्टल से। ठीक है। तो इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा एक डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा कि रेन ऐसे गिर रही है, सपोज
5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और लड़की ऐसे जा रही है कोई 10 मीटर पर सेकंड से। अब उसको छाता पकड़ना है, छाता वो किस एंगल में पकड़ेगी। तो हमने सपोज मान लिया, अब आप फाई कौन सा लेना चाहते हो पहले ये देख लो। मान लो हमने फाई क्या ले लिया, ये वाला एंगल फाई ले लिया, ये वाला एंगल फाई ले लिया। फाई ये गिरा तो ये बी हो गया, सॉरी ये गिरा तो ये क्या हो गया आपका, जिस पे आपका फाई गिरेगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका tan फाई क्या होता है, बी बाई ए, इसका मतलब tan फाई क्या हो जाएगा, बी कितना है 10 और अपॉन में 5, इसका मतलब हमारा tan फाई कितना हो गया 2, ठीक है। tan फाई 2 हो गया तो हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मान लो जो भी आपकी फाई की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी हमारी फाई की वैल्यू आएगी, सपोज ये वाली जो आपकी वैल्यू आएगी ये लगभग आपकी आएगी 70 डिग्री के करीब आएगी। तो ये मान लो एंगल कितना आ रहा है आपका 70 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया 20 डिग्री, ठीक है। तो 70 डिग्री अगर वर्टिकल से हो गया तो हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया 20 डिग्री। ऐसे उसको अपना छाता पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगर मान लो हमारा थीटा है तो 90 डिग्री के लिए हो गया, अगर हमारा थीटा 90 की जगह ना हो करके थीटा अगर क्या होता 0 डिग्री होता तो यहाँ क्या आ जाता 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या हो जाता a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर रूट। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या हो जाएगा a प्लस b क्या हो जाएगा, सिंपल रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा दोनों का सम, अगर थीटा 0 डिग्री है। उस केस में tan फाई क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा tan फाई क्या हो जाएगा tan फाई 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि sin 0 0 होता है, ठीक है। sin 0 कितना होता है 0, तो जब आप 0 पुट करोगे ऊपर 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, tan फाई 0, इसका मतलब फाई हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के लिए। ये अभी याद रखना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम और एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी देखेंगे, क्या एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गया, तो ये हमें क्या बता रहा है रिजल्टेंट वेक्टर बता रहा है, ठीक है।